हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। 2000 प्लस जीके के जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है उसके अंदर ये हमारा पार्ट 16 है। पार्ट 15 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जो बच्चे इसी वीडियो से चैनल के साथ जुड़े हैं प्लीज़ जाके पहले बाकी सारे पार्ट देख लेना। प्लेलिस्ट बना दी गई है, 2000 प्लस जीके के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप सारे के सारे पार्ट कंप्लीट कर सकते हो। जिनका मैथ वीक है, अभी एसएससी एमटीएस का फॉर्म जो है वो लिंक ओपन हो चुका है, आप फार्म भर देना। 10th बेस पे ये वैकेंसीज हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश 4 सब्जेक्ट आते हैं इसके अंदर, और मैथ और रीजनिंग कंप्लीट चैनल पे कराया हुआ है। आप डीआरडीओ एमटीएस के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां जाके आप मैथ रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हो। मेरी गारंटी है जो 50 नंबर का मैथ रीजनिंग आएगा वहाँ पे का एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, अगर आप सारे पार्ट अच्छे से कंप्लीट करके उनके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हो। जीके में डेली आपको करा रही हूँ। इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, या आप किसी और यूट्यूब चैनल से भी ग्रामर कर सकते हो। ठीक है, अब आज का हमारा 150 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको ऑप्शंस रिवाइज भी कराती हूँ और 4 से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बताती हूँ। तो लगभग 700 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और हमारी जो पहला हमारा रहेगा कि 2000 क्वेश्चन हमें याद करने हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है भी, और इससे पहले बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट कर रहे थे मुझे, और जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उनका भी आंसर देते हैं। बहुत अच्छे बच्चे हो आप सभी, बहुत मेहनत करते हो, और इतने पॉजिटिव कमेंट आते हैं कि मेरा और मन करता है कि मैं आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। मैंने कल की वीडियो में बताया था जिन बच्चों के सबसे पहले कमेंट आएंगे उन 3 या 4 बच्चों के नाम मैं इस वीडियो में अनाउंस करूंगी। तो सबसे पहले जो है अभी मिशिता ने कमेंट किया था, वेरी गुड बच्चे। उसके बाद मनदीप का कमेंट आया था, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आप लोगों को जो आप चाहते हो वो जरूर मिलेगा। बलविंदर का, निशा का और दया, इन 5 बच्चों के मैंने नाम लिए हैं। कल की वीडियो में मैं नेक्स्ट 5 स्टूडेंट्स के नाम लूंगी। ऐसे ही मेहनत करते रहिए। जो क्वेश्चन मैं पूछती हूँ वो आप लोगों के बेनिफिट के लिए पूछती हूँ, तो उसका आंसर जरूर दिया करो। ठीक है, तो बलविंदर वेरी गुड बच्चे, मिशिता, बलविंदर हो गए, मनदीप, निशा और दया, आप सब बहुत मेहनती बच्चे हो। सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव कमेंट आते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलते हैं आप लोगों के ऐसे कमेंट देख के। ठीक है, तो आज भी जो क्वेश्चन पूछूं उसका रिप्लाई जरूर करना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र शासित राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? मेरा ऑब्जेक्टिव है संविधान के 25 के 25 चैप्टर आपको याद कराना। तो केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी, वर्तमान में भारत में कितनी यूनियन टेरिटरी है भी? 8 यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने से पहले भारत में यूनियन टेरिटरी थी 7। धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर अब भारत का स्टेट नहीं है, यूटी बन चुका है। उसको 2 यूटी में डिवाइड किया गया था, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा कौन सा था? लद्दाख। तो टोटल कितनी होगी फिर? 9 होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि 9 भी हो सकती है, तो वही मैं क्लियर कर रही हूँ। फिर बाद में दमन एंड द्वीप और दादर एंड नागर हवेली, उन दोनों को मर्ज कर दिया, तो एक कम हो गई है हमारी। तो वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी है। अब जितने भी ये केंद्र शासित प्रदेश हैं इनका डिटेल में वर्णन, यानी यहाँ पे जो एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं, वो कैसे बनेंगे, इनके बारे में क्या रूल्स होंगे, वो संविधान के किस चैप्टर में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर भाग नंबर 8 होगा, भाग 7 नहीं होगा। अब मैं रिवाइज कराती हूँ। जब हमारा संविधान बना था, संविधान में अनुसूचियां 8 थी, वर्तमान में अनुसूचियां 12 है। संविधान जब बना था अनुच्छेद 395 थे, वर्तमान में अनुच्छेद 465 से ज्यादा है। मूल संविधान में भाग 22 थे, वर्तमान में भाग कितने हैं? 25 है। अब 25 के 25 चैप्टर हमें याद करने हैं। अब सीक्वेंस वाइज हम रिवाइज करते हैं। पहले संविधान के भाग नंबर 1 में किसका उल्लेख है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नाम लिखे गए हैं वहां पे। भाग नंबर 2 में नागरिकता का उल्लेख है, अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलते जाना है आपने। भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, जो हमने अमेरिका से लिए हैं। भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है। 4 के अंदर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। 5 के अंदर संघ का डिटेल में वर्णन किया गया है, राष्ट्रपति कैसे बनेंगे, प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, क्या रूल्स होंगे, देश को कैसे चलाना है, वो सब कुछ 5 में है। 6 में किसका उल्लेख है? राज्य का उल्लेख है, सीएम कैसे बनेंगे, राज्यपाल कैसे बनेंगे, राज्य को कैसे चलाना है, उन सब का उल्लेख है। अब 7 में केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए था, लेकिन 7 में केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, क्योंकि देखो संघ आ गया, संघ के बाद राज्य आ गया, उसके बाद क्या आएंगे? यूटी आएंगे ना। यही तो 3 चीजें हैं हमारे देश में, देश है, देश के बाद राज्य है, राज्य के बाद यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो संघ का
चैप्टर 5 हो गया, राज्य का कौन सा 6 हो गया, यूनियन टेरिटरी का 7 ना होके चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, क्योंकि जब संविधान हमारा बना था 26 नवंबर 1949 को, संविधान में 22 चैप्टर थे, उसके बाद 4 चैप्टर और जोड़े गए थे, तो टोटल चैप्टर कितने हो गए, 26 हो गए, और एक चैप्टर को खत्म कर दिया गया था, और वो चैप्टर कौन सा था, संविधान का भाग नंबर 7। भाग नंबर 7 को खत्म कर दिया गया था, तो चैप्टर कितने रह गए, 25 चैप्टर रह गए। ठीक है, अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं मूल संविधान में 22 चैप्टर में कितने चैप्टर जोड़े गए थे, तो 4, कौन सा चैप्टर खत्म किया गया था, तो चैप्टर नंबर 7 को खत्म कर दिया गया था। अब अगर चैप्टर नंबर 7 को खत्म किया गया है तो कोई संशोधन भी हुआ होगा, तो चैप्टर नंबर 7 के लिए 7वां संविधान संशोधन हुआ था, और कब हुआ था, ये 1956 में हुआ था, यानी याद रखना है 7-7। ठीक है, 7वां चैप्टर 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा खत्म कर दिया गया था। अब 7 तो खत्म हो गया, तो यूटी के लिए कौन सा चैप्टर हुआ फिर नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 8 में उल्लेख किसका है, यूनियन टेरिटरी का उल्लेख है। आगे समझ में, तो 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। किसी को किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट करके पूछ लेना, 8 के 8 चैप्टर आपके माइंड में फिट होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरक्का परियोजना किस नदी पर है। जैसे मैंने आपको कराया था जायकवाड़ी परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर थी, गोदावरी नदी पर थी। वैसे ही याद रखना है आपको मयूराक्षी परियोजना मैंने आपको कराया था, मयूराक्षी परियोजना जो है वो कहाँ पर थी, पश्चिम बंगाल के अंदर थी। वैसे ही याद रखना है आपको फरक्का परियोजना, फरक्का परियोजना किस नदी पर है, आंसर हो जाएगा गंगा नदी के ऊपर है ये। ठीक है, फरक्का परियोजना गंगा नदी पर है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन याद रखना है आपको, गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो याद रखोगे आप यमुना नदी। गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है यमुना नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछे तब आंसर देना है आपको ब्रह्मपुत्र नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, जिसका उद्गम स्थल होता है विक्टोरिया झील से। याद रखना, नील नदी का उद्गम स्थल होता है विक्टोरिया झील से। विश्व की सबसे लंबी नदी है। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई कितनी मानी जाती है, 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर मानी जाती है। और गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है। आगे समझ में, इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद होने चाहिए और आपके माइंड में फिट भी होने चाहिए। और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसके अंदर ये सारी चीजें नोट किया करो, आपको ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाएगी। और कई बच्चों के नीचे कमेंट आ रहे थे कि मैम इसके ऑफलाइन नोट्स मिल जाएंगे क्या आपको, तो इन क्वेश्चंस के ऑफलाइन नोट्स आपको नहीं मिल सकते, ये मैंने लिख रखे हैं, और तो इनके ऑफलाइन नोट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी एकेडमी है, एकेडमी का नाम लिखा हुआ है। अगर हरियाणा जीके के आपको नोट्स चाहिए, कंप्यूटर के आपको नोट्स चाहिए, इनके नोट्स आपको मिल सकते हैं, और स्टैटिक जीके के नोट्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन इन जो क्वेश्चन सीरीज है इसके नोट्स आपको नहीं मिल सकते। इनके नोट्स चाहिए तो आप एकेडमी पे आइए, विजिट करिए, नोट्स मिल सकते हैं। जिसको ऑफलाइन कोचिंग लेनी है वो डेमो लगाइए, आपको ऑफलाइन कोचिंग भी बहुत अच्छी मिलेगी सिरसा के अंदर, आप अगर सिरसा के आसपास से हो। अगर आपको नहीं लेनी तो बाकी स्टूडेंट्स को बता दिया करो कि सिरसा में एक एकेडमी है जहाँ पे ये सब कराया जा रहा है, ताकि वो आके बेस्ट से बेस्ट कोचिंग ले पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिनलैंड और रूस के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है। मैंने आपको कराया था, कुछ याद आ रहा है आपको रेड क्लिफ देखकर, बताओ, याद आ रहा होगा ना, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ है। 38 डिग्री समांतर रेखा किनके बीच होगी, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, यानी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच जो रेखा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, उसका नाम क्या है, 38 डिग्री समांतर रेखा। ठीक है, भारत और चीन के बीच जो है उसका नाम क्या है, मैकमोहन है, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब याद करना है आपको फिनलैंड और रूस, फिनलैंड और रूस के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, मेनर हिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। योजना आयोग बनाता है पंचवर्षीय योजना। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को देश में योजना आयोग की स्थापना की गई थी पंचवर्षीय प्लानिंग बनाने के लिए। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी भी, 51 से लेके 56 तक, दूसरी 56 से लेके 61 तक, तीसरी 61 से लेके 66 तक। 3 बिल्कुल सही चली थी, 3 साल का गैप आया था, क्योंकि 1962 के अंदर भारत और चीन के बीच में युद्ध हो गया था, चीन और भारत के बीच में आक्रमण हुआ था 1962 के अंदर, और इस युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था काफ़ी खराब हो गई थी, जिसके कारण देश में राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो अगर पेपर में आता है हमारे देश में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, नेशनल इमरजेंसी लगी है, तो 3 ही बार लगी है। पहली बार कब लगी थी, 1962 में लगी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद बीच में 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ था, लेकिन 1962 वाली नेशनल इमरजेंसी 1968 तक चली थी। 6 सालों तक नेशनल इमरजेंसी चली थी वो, तो 1965 वाला उसी में कवर हो गया था, जिसके कारण देश की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी और 3 साल का क्या देना पड़ा, गैप देना पड़ा। टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना बनी है भारत में? टोटल 12 पंचवर्षीय योजना बनी है। 15 सालों तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये वाली योजना के बीच में भारत और चीन, भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था, देश में नेशनल इमरजेंसी भी लगी हुई थी, तो 3 साल का गैप आया। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेके 1974 तक चली थी। ठीक है, 3 साल के गैप के बाद याद रखना है, पहली 3 सही चली और फिर 3 साल का गैप आया। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेके 74 तक चली थी, और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसको 1 साल पहले ही खत्म कर दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेके 1978 तक चली थी। पेपर में क्वेश्चन आता है कौन सी पंचवर्षीय योजना 1 साल पहले खत्म कर दी गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल चली थी, याद करना भी आसान है, 5 और 4। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल चली थी, 1974 से लेके 1978 तक। तो अभी तक मैंने 5 पंचवर्षीय योजनाएं आपको याद करा दी, पांचों की पांचों आपको याद रखनी है। पंचवर्षीय योजना योजना आयोग बनाता है। योजना आयोग का वर्तमान में नाम क्या है? नीति आयोग है। अब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनाई जाती। लास्ट पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चली थी, जिसके बीच के अंदर ही योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया, यानी 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम चेंज कर दिया। और योजना आयोग पूछे या नीति आयोग पूछे, उसका हेड कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के पहले हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और नीति आयोग के पहले हेड कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। और वर्तमान में भी कौन है? नरेंद्र मोदी। आगे समझ में? कम से कम मैंने 20 क्वेश्चन रिवाइज करा दिए। अगर आप लोग अच्छे से मन लगा के सुनोगे तो जीके आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैचू ऑफ यूनिटी की नींव कब रखी गई? स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? ये स्टैचू ऑफ यूनिटी मूर्ति है हमारे पहले गृह मंत्री की। स्टैचू ऑफ यूनिटी मूर्ति है हमारे पहले उप प्रधानमंत्री की। पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक ही पोस्ट होती थी। अब वर्तमान में तो सिर्फ गृह मंत्री है, उप प्रधानमंत्री है ही नहीं। ठीक है, तो गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री हमारे पहले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है कौन सी? स्टैचू ऑफ यूनिटी। कहाँ पर है? गुजरात में। इसकी नींव कब रखी गई थी? तो 31 अक्टूबर 2013 को इसकी नींव रखी थी। किसने नींव रखी थी? उस टाइम जो गुजरात के सीएम थे। उस टाइम गुजरात के सीएम कौन थे? अब उस टाइम जो गुजरात के सीएम थे वो वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री है, यानी नरेंद्र मोदी। ये थे उनका सीएम से लेके पीएम तक का सफर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, वक्त जो बदलता है ना वो बहुत तेजी से बदलता है, और कब क्या मोड़ लेता है पता नहीं। जिस मूर्ति का उद्घाटन उन्होंने देश के सीएम के रूप में किया था, उसी जिस मूर्ति की नींव उन्होंने देश के सीएम के रूप में रखी थी, उसी मूर्ति का उद्घाटन मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे। जिस मूर्ति की नींव उन्होंने गुजरात के सीएम के रूप में रखी थी, उसी मूर्ति का उद्घाटन उन्होंने देश के पीएम के रूप में किया था, यानी कि 31 अक्टूबर 2018 को इस मूर्ति का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एज ए पीएम। आ गया समझ में? तो नींव कब रखी गई, उद्घाटन कब किया गया? अगर आपसे पूछे 2013 में गुजरात का सीएम कौन था, तो याद रखना है नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये आपसे सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे। हमारे पहले गृह मंत्री कौन थे? हमारे पहले उप प्रधानमंत्री भी कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूर्ति कहाँ पर है? गुजरात में। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किसने तैयार किया? तब याद रखना है आपको, राम सुतार। राम सुतार ने इस मूर्ति का डिजाइन तैयार किया। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे है? तो न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में। अब ये कौन सी नदी के किनारे? ऑप्शन देखिए, क्या सीन हो सकता है? नहीं हो सकता। अब मेरे स्टूडेंट हो, अब तक तो आपको याद हो गया होगा। पेरिस जो शहर है, जो हमारा फ्रांस की कैपिटल पेरिस, सी नदी के किनारे है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन कौन सी नदी के किनारे है? सप्री नदी के किनारे है। लंदन जो है इंग्लैंड की कैपिटल, लंदन टेम्स नदी के किनारे। कौन सा बच गया? हडसन। तो न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी की समाधि का नाम है भी राजघाट। राजघाट जो है महात्मा गांधी की समाधि का नाम है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। जो बहादुर होते हैं विजय तो उन्हीं को मिलती है, तो विजय घाट। ठीक है, और इंदिरा गांधी की समाधि का नाम क्या है? शक्ति स्थल। महिला जो होती है, नारी जो होती है, शक्ति का रूप होती है, वहां से आप याद कर सकते हो। ओके, अब
महात्मा गांधी से याद रखना है, महात्मा गांधी का जन्म तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में, सबको पता है। महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी भी 30 जनवरी 1948 को। नथुराम गोडसे ने गोली मारी थी महात्मा गांधी जी को, जिसके बाद नथुराम गोडसे को अंबाला के सेंट्रल जेल के अंदर फांसी हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। और वापस कब आए थे? केस के सिलसिले में गए थे। 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को हम एनआरआई डे के रूप में मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है लठमार होली। कहाँ खेली जाती है? तो यूपी के बरसाना में खेली जाती है। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, गोमती नदी के किनारे। सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। अब गुजरात के सीएम और गुजरात के गवर्नर जल्दी से मुझे नीचे कमेंट कर देना कि कौन इसके सीएम है और कौन गवर्नर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के लौह पुरुष भी कहलाते हैं, उनका जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875। इसीलिए तो 31 अक्टूबर को ही नींव रखी थी इनकी मूर्ति की। और वर्तमान में दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति भी किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। मूर्ति से रिलेटेड आगे मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगी, टेंशन नहीं लेना। हर कंसेप्ट क्लियर होगा, हर टॉपिक आप लोगों का क्लियर होगा। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।